क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल सी शाम कैसे पल भर में नाइटमेयर बन सकती है? दिल्ली की वही बिजी गलियां, रेड फोर्ट के आइकॉनिक लाल दीवारों के नीचे लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए। कोई टूरिस्ट सेल्फी ले रहा, कोई फैमिली मेट्रो से घर जा रहा, और अचानक से एक जोर का धमाका। एक पार्क्ड कार से आग की लपटें निकलती हुई, हर तरफ चीखें, भागदौड़ और मौत का सिलसिला। 10 नवंबर 2025 को ये हकीकत बनी, जहां 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये था एक सोचा समझा टेरर अटैक। आज हम इसके पीछे की साजिश को खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन लोगों की कहानियां सुनाएंगे जो इसमें बर्बाद हुए, और एंड में कुछ ऐसे लेसन्स देंगे जो हम सबको बदल सकते हैं। ये नहीं बस न्यूज की रिपोर्ट, ये है एक जर्नी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। शाम के करीब 7 बजे रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक व्हाइट Hyundai i20 कार खड़ी थी। ये कार नॉर्मल दिखती थी, लेकिन अंदर छुपा था एक बॉम्ब, अमोनियम नाइट्रेट से बना, डेटोनेटर्स और टाइमर्स के साथ। जब ये फटा तो इतनी तेजी से आग फैली कि नियर बाय व्हीकल्स जल गए, बिल्डिंग्स हिल गए और स्मोक का बादल दूर तक दिखा। पहले तो लोगों ने सोचा शायद CNG सिलेंडर बर्स्ट हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक टीम्स ने जल्दी ही कंफर्म कर दिया कि ये था ANFO एक्सप्लोसिव, जो टेरर अटैक्स में कॉमनली यूज होता है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत साइट सील कर दी, NSG कमांडोज आए और केस रजिस्टर हुआ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। ये दिल्ली में 13 सालों बाद ऐसा बड़ा अटैक था। लास्ट 2012 में इजरायली एम्बेसी पे हुआ था। अब सोचो, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में ये कैसे हो गया? ये सवाल हम सबके मन में घूम रहा है और इसने पूरे देश को हिलाया है। लेकिन ये फैक्ट से ज्यादा ये इंसानी कहानियां हैं जो दिल को छू जाती है। एक विक्टिम थी निशा, 25 साल की यंग गर्ल, जो दिल्ली आई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, नया जॉब ज्वाइन किया था और उस शाम मेट्रो से घर जा रही थी। ब्लास्ट में उसकी जान चली गई। उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू देखा, वो रोते हुए कह रहे थे कि उनकी बेटी तो सिर्फ एक नॉर्मल दिन जी रही थी, सपने देख रही थी फ्यूचर के। और फिर एक 10 साल का बच्चा जो अपने पापा के साथ आइसक्रीम खा रहा था वहां पास में, अब हॉस्पिटल में है, दोनों टांगे इंजर्ड। ये लोग नहीं थे किसी पॉलिटिकल फाइट के हिस्सा, ये थे हम जैसे आम इंसान। ये सोचकर डर लगता है ना कि हम यूथ लोग जो रोज आउटिंग्स पे जाते हैं, पार्टीज करते हैं, मेट्रो लेते हैं, हम भी टारगेट बन सकते हैं। ये फेयर रियल है, लेकिन ये हमें रिमाइंड करवाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत है। अब ये डर बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में शॉकिंग डिटेल्स निकल रहे हैं। CCTV फुटेज से पता चला कि एक मास्क्ड आदमी कार ड्राइव कर रहा था, टोल प्लाजा क्रॉस किया और रेड फोर्ट के पास पार्क करके 3 घंटे से ज्यादा वेट किया। उसने अपना फोन 9 नवंबर को ऑफ कर दिया था और फिर गायब। लीड्स जाती है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, स्पेसिफिकली पुलवामा। प्राइमरी सस्पेक्ट है डॉक्टर उमर मोहम्मद, 36 साल का डॉक्टर, जो फरीदाबाद के हॉस्पिटल में काम करता था। वो कश्मीर से था और अलेजिडली उसने अपने मेडिकल कनेक्शंस यूज किए एक्सप्लोसिव्स प्रोक्योर करने के लिए। उसके फैमिली को DNA टेस्टिंग के लिए बुलाया गया क्योंकि साइट पे मिले रिमेन्स से मैच करना है। फैमिली शॉक्ड है, कह रहे हैं कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो लोगों की जान बचाता था। ये ट्विस्ट कितना हार्ट ब्रेकिंग है। एक डॉक्टर जो हीलिंग के लिए ट्रेंड है, अब डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व्ड। ये एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है। उमर अकेला नहीं था, वो पार्ट था एक बड़े नेटवर्क का। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था जिसमें 9 से 10 लोग थे और उनमें से 5 से 6 डॉक्टर्स। ये लोग दिन में हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स ट्रीट करते, लेकिन रात में बॉम्ब्स असेंबल करते। रेड्स हुए फरीदाबाद में, जहां से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। ये वो केमिकल है जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, लेकिन बॉम्ब्स बनाने के काम आता है। साथ ही AK-47 राइफल्स, बेरेटा पिस्टॉल्स, डेटोनेटर्स और टाइमर्स भी रिकवर हुए। कुछ इंपॉर्टेंट अरेस्ट्स हुए। डॉक्टर मुजम्मिल शकील,
जो कश्मीर से है और फरीदाबाद में पकड़ा गया, डॉक्टर आदिल अहमद रैदर सहारनपुर से और डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ से, जो अलेजिडली जैश-ई-मोहम्मद के वुमेन्स विंग की हेड थी। ये सब टेलीग्राम ऐप पे कोऑर्डिनेट करते थे और उनका हैंडलर अब्रॉड था, शायद पाकिस्तान से। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस अब 2 और कार्स की तलाश कर रही है जो इस मॉड्यूल ने सोर्स की थी। ये कॉन्स्पिरेसी और बड़ी हो सकती है। ये सुनकर अर्जेंसी फील होती है ना, कि ये नेटवर्क अभी भी एक्टिव हो सकता है और नेक्स्ट अटैक कहीं भी हो सकता है। ये सब कनेक्ट कैसे होता है? कार का ट्रेल देखो। Hyundai i20 ने 7 बार हाथ बदले। पहले मोहम्मद सलमान के पास थी, फिर नदीम को, फिर फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से गुजरी और फाइनली तारिक के हाथ में, जो पुलवामा का था और मुजमिल से लिंक्ड। ये डेलिबरेट था ताकि ट्रेस ना हो सके। अब ये सब पॉइंट कर रहा है बड़े टेरर ग्रुप्स की तरफ। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जैश-ई-मोहम्मद, ये पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है, फाउंडेड बाय मसूद अजहर और अलेजिडली ISI बैक्ड। ये ब्लास्ट रिवेंज था ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जहां मई 2025 में इंडिया ने जैश-ई-मोहम्मद कैंप्स पे स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान में। गवर्नमेंट सोर्सेज ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो उस वक्त भूटान में थे, ने वो किया कि परपेट्रेटर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में लश्करी तैयबा लेट का भी एंगल है। हाफिज सईद के वीडियो थ्रेट्स के साथ पाकिस्तान ने उल्टा इंडिया पे इल्जाम लगाया, लेकिन वो डिसमिस हो गया। ये क्रॉस बॉर्डर टेंशन फियर क्रिएट करती है, लेकिन ये रियल लाइव्स अफेक्ट करती है। अब सोचो, ये डॉक्टर्स जैसे एजुकेटेड लोग इसमें कैसे फंस गए? रेडिकलाइजेशन की ये कहानी सैड है। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, फैमिली प्रेशर्स या फिर पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। उमर पुलवामा से था, जहां 2019 का अटैक हुआ था और शायद वो मेमोरीज ने उसको इन्फ्लुएंस किया। ये इमोशनल लेयर ऐड करता है कि टेरर सिर्फ विलेंस का काम नहीं, ये नॉर्मल लोगों को भी करप्ट कर सकता है। हम यूथ लोग जो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, हमें केयरफुल रहना चाहिए। ये सोचकर डर लगता है, लेकिन ये हमें एम्पावर भी करता है कि हम चेंज ला सकते हैं। अब थ्योरी पे आते हैं। ये सुसाइड बॉम्बिंग था या एक्सीडेंट? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पैनिक डेटोनेशन था। रेज के वजह से उमर घबरा गया और वो इनकम्प्लीट आईडी ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जो एक्सीडेंटली फट गया। साइड पे कोई क्रेटर नहीं मिला, ना ही टिपिकल श्रैपनल इंजरीज। अगर कंप्लीट होता तो कैजुअलिटीज और ज्यादा होते। ये लग था कि बिगर डिजास्टर रोका गया, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर्स भी हाईलाइट करता है। कैसे इतना बड़ा क्वांटिटी एक्सप्लोसिव्स हाई सिक्योरिटी दिल्ली में पहुंच गया? टोल प्लाजाज पे चेक्स फेल हुए, सर्वेलेंस गैप्स थे। पास्ट इंसिडेंट्स जैसे 2011 दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट या 2008 मुंबई अटैक्स रिमाइंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स रिकरिंग है। NIA अब 6 स्टेट्स के साथ मिलकर प्रोब कर रही है और सेंट्रल एजेंसीज डॉट्स कनेक्ट कर रही है। लेटेस्ट में अनदर सस्पेक्ट आइडेंटिफाइड हुआ है और DNA सैंपल से उमर के फैमिली के लिंक्स कंफर्म हो रहे हैं। ये अर्जेंसी बढ़ाती है कि जस्टिस जल्दी हो, वरना ट्रस्ट टूटेगा। लेकिन ये फुल पिक्चर है? शायद नहीं, लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अब ये सबसे क्या सीख मिलती है? पहला रैशनल टेक अवे ये है कि टेरर नेटवर्क्स इवॉल्व कर रहे हैं। अब व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो इजीली ब्लेंड इन करते हैं। सॉल्यूशन? बेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग स्टेट्स के बीच, AI बेस्ड सर्वेलेंस और स्ट्रिक्ट चेक्स ऑन केमिकल्स जैसे अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा, यूनिटी जरूरी है। हमें हेट नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि एजुकेशन और डायलॉग से रेडिकलाइजेशन रोकें। स्पेशली हम यूथ लोग, जो फ्यूचर है देश का। हम सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चेक करें, सस्पिशियस एक्टिविटीज रिपोर्ट करें। तीसरा, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। मोदी जी का वो अच्छा है, लेकिन एक्शन चाहिए, जैसे पास्ट में पुलवामा के बाद हुआ था। ये ब्लास्ट एक रिमाइंडर है कि पीस कितनी प्रेशियस है। विक्टिम्स की याद में हमें अपने आसपास के लोगों से प्यार करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलकर। एक्साइटमेंट ये है कि हम चेंज ला सकते हैं, वोट से, अवेयरनेस से और स्मॉल एक्शन से। ये जर्नी हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है। कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको लगता है इसके पीछे और क्या हो सकता है? स्टे सेफ, स्टे अवेयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।